अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम 8.14 पेज नंबर 360 पे है। ये थ्योरम नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ होगा। थ्योरम ये है, कहता है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी ऑफ अ पॉइंट ए फ्राम द प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ डी इज इक्वल टू, आगे इसकी स्टेटमेंट दी हुई है जी। तो इसको हमने प्रूव करना है। स्टेटमेंट को कहता है कि हमारे पास एक प्लेन है, उस प्लेन के बाहर एक पॉइंट है, उस बाहर पॉइंट से लेके प्लेन के अंदर पॉइंट तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको अगर फाइंड करें तो वो आपके पास ये होता है। सबसे पहले हम एक प्लेन ले लेते हैं और ये प्लेन से बाहर एक पॉइंट है जहाँ से हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, जिसको हम ए नाम लिख लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1। और ये प्लेन के अंदर एक कोई पॉइंट ले लेते हैं जहाँ तक हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, इसको p का नाम दे लेते हैं। ये हम कह लेते हैं ये है x0 y0 z0। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, p से लेके a तक। अब ए से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और इसको यहाँ से मिला दें। इसको हम पॉइंट एम का नाम दे लेते हैं। अब ये जो चीज़ है पी से लेके ए तक, ये जो डिस्टेंस बन रहा है ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है डी। ये हमने कैलकुलेट करना है। अब ये जो पी से लेके ए तक जो हमारे पास डिस्टेंस बन रहा है, अगर इसका हम लें पोजीशन वेक्टर पी ए, इसकी मैग्नीट्यूड लें तो ये हमारा ये वाला डिस्टेंस पी ए बन जाएगा। अब हमने क्या काम करना है, अब यहाँ से पी से एक नॉर्मल वेक्टर लेंगे एन, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ए बी सी। तो ये हमारी फिगर बन गई है। अब ये अगर हम ए पी एम, अगर इसको ध्यान से देखें, हमारी ट्राई बन गई है, राइट ट्राई बन रही है। अब इस राइट ट्राई में देखें, ये जो चीज़ है ये हमारे पास बेस है और ये जो बेस के साथ जो परपेंडिकुलर बन रहा है 90 डिग्री एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर है, और इसके सामने वाला जो है हाइपोटेनस है। तो अगर हम यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो कॉस थीटा हमारे पास हो जाएगा, कॉस थीटा आपको पता है बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपके पास क्या है डी है और हाइपोटेन्यूज क्या है हाइपोटेन्यूज आपके पास पी ए वाला। तो ये चीज़ आ जाएगी। इसको रीअरेंज करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा पी ए कॉस थीटा। अब ये जो पी ए और कॉस थीटा दो आपस में है, यहाँ पर हमने क्या काम करना है, हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा काम करना है। ये जो नॉर्मल है इसका वेक्टर क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर फैक्टर से इसको अगर हम राइट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब इस नॉर्मल वेक्टर की मैग्नीट्यूड, इस नॉर्मल वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी, इस नॉर्मल वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका अंडर रूट। अब हमने क्या काम करना है, ये जो नॉर्मल वेक्टर की मैग्नीट्यूड है इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये हमने नॉर्मल वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ये हमने इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि हम ऊपर हमारे पास एक डॉट प्रोडक्ट बन जाए। अब देखें आपके पास ये एक डॉट प्रोडक्ट बन गया, एन और पी ए के दरमियान एक डॉट प्रोडक्ट बन गया। इसको हम लिख सकते हैं डॉट पी ए। अब ये हमारे पास दो वेक्टर हैं, ठीक है, दो वेक्टर आगे हमारे पास, इनकी मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखी जा सकती है। नीचे आपके पास इसी तरह आएगा। अब n क्या है हमारे पास, अब वेक्टर की फॉर्म में नॉर्मल वेक्टर को लिखें हम तो वो क्या चीज़ आती है, वो हमारे पास आ जाती है। यहाँ इससे पहले देखें, यहाँ पे ये जो चीज़ है ये हमने क्या काम करनी है, ये हमने पॉजिटिव लेनी है। क्यों पॉजिटिव लेनी है, क्योंकि ये क्या चीज़ है डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। जब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमारे पास आंसर माइनस आ जाए तो, लेकिन डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए क्या काम करना, अगर नेगेटिव आ भी जाए तो ये डिटर्मिनेंट के साथ उसको प्लस कर देंगे, इसलिए हमने ये साथ इसका डिटर्मिनेंट लेना।
तो एन यूनिट वेक्टर हमारे पास आएगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के डॉट पी ए। अब पी ए क्या है, अब पी ए के साथ निकालेंगे, पी ए, ये पी है, ये ए है, x1 माइनस एक्स नाट, x1 माइनस एक्स नाट इंटू आई, वाई माइनस वाई नाट इंटू जे, जी माइनस जी नाट इंटू के। ये आ गया, इसकी जगह लिख लें x1 माइनस एक्स नाट आई प्लस वाई माइनस वाई नाट जे प्लस जी माइनस जी नाट के। नीचे आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगी आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दें आई वाले को आई के साथ, बी जे वाले को जे के साथ, के वाले को के के साथ। ये आपके पास आ जाएगा ए इंटू x1 माइनस एक्स नाट प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई नाट, ये आ गया, प्लस सी इंटू जी माइनस जी नाट। नीचे आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड। तो ये आपके पास वो फार्मूला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, कि अगर एक प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर हो, पॉइंट डिस्टेंस फाइंड करना हो, तो वो आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करना चाहें तो मज़ीद सिम्प्लीफाई हो सकता है। ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा ए x1 प्लस ये x1 और y1 है, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी जी1 माइनस ए एक्स नाट माइनस बी एक्स नाट माइनस जी एक्स नाट, और आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका डी आपके पास आ जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ से मैं माइनस को कॉमन करूँ तो ए एक्स नाट बी एक्स नाट सी जी नाट, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ था, ये सारा कांस्टेंट है तो सारा डी के इक्वल आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी जी1 माइनस डी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास फार्मूला है जो हमने अब यूज़ करके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल्स बिटवीन द प्लेन्स 3x प्लस 2y माइनस 6z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। कहता है कि आपने उस प्लेन की इक्वेशंस फाइंड करनी है जो प्लेन बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को, जिस प्लेन से वो एंगल बन रहा है, इन दोनों प्लेन से जो एंगल बन रहा है उस एंगल को एक और प्लेन जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है। तो आपने इक्वेशन फाइंड करनी है उसकी। सबसे पहले इसकी फिगर बना लेते हैं। तो ये हमारे पास दो प्लेन है, एक प्लेन ये है ए और एक प्लेन ये है बी, एक प्लेन ये इस तरह और एक प्लेन ये इस तरह। अब इन दोनों प्लेन के दरमियान यहाँ पे एंगल बन रहा है। अब इस एंगल को क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक इस एंगल को भी एक प्लेन जो बाइसेक्ट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक प्लेन है जो बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को, दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। अगर वो इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तो फिर हम कह सकते हैं कि इस प्लेन के ऊपर अगर कोई पॉइंट ले लें, उस प्लेन का जो पॉइंट का डिस्टेंस है यहाँ तक और दूसरे प्लेन तक जो उसका डिस्टेंस है वो क्या होगा, वो सेम होगा। यानी अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें d1 इज़ इक्वल टू d2 इक्वल होगा। अब ये हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट से हमने इस प्लेन तक और इस पॉइंट से हमने इस प्लेन तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस तरह फाइंड करते हैं, अभी हमने फाइंड किया उसकी ये वाली उसकी इक्वेशन है कि हमारे पास जो प्लेन दिया जाता है उस प्लेन की इक्वेशन में x की जगह पे पॉइंट पुट कर देते हैं। ये देखें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी प्लस डी है। अब इसमें जिधर x आ रहा है उसकी जगह पे हमने वो पॉइंट पुट कर दीजिए। देखो ए x1 प्लस बी y1 प्लस जी सी जी वन, सी भी आता है इधर, सी जी1 प्लस डी ओवर नीचे क्या आता है, नीचे
उस पॉइंट का हम मैग्नीट्यूड लेके सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह ये काम करेंगे। इस प्लेन की इक्वेशन फॉर एग्जांपल कह लें, इस प्लेन की इक्वेशन है 3x + 2y - 6z + 1 और इस प्लेन की इक्वेशन है 2x + y + 2z - 5 = 0। अब इस x की जगह पे इधर हम पॉइंट पुट करते हैं, p पॉइंट है, x1 y1 z1। अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला फाइंड करेंगे और दोनों को इक्वल रख देंगे, क्योंकि अभी हमने बताया चेक किया है कि इक्वल होंगे, तो फिर हम वहाँ से इक्वेशन फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। तो ये हमने सॉल्यूशन में पहले सबसे गिवन जो प्लेन है उन दोनों की इक्वेशन लिख ली है, ठीक है, ये वाली। अब इस प्लेन पे हमने एक पॉइंट ए लिया है और इस प्लेन पे हमने एक पॉइंट बी लिया है। अब ये भी लिख लेते हैं कि लेट द पॉइंट ए इज़ प्लेन 1, इसको प्लेन 1 का नाम दे लें, इसको प्लेन 2 का नाम दे लें, एंड द पॉइंट बी ऑन प्लेन 2, कि ए और बी दो पॉइंट हैं जो प्लेन 1 और प्लेन 2 पे हमने लिए हुए हैं। अब हमने क्या काम करना है, अब हमने इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, जो कि हमारे पास है बराबर होगा इस पॉइंट से पी ए, क्या लें, पी ए इज़ इक्वल टू पी बी। अब किस तरह फाइंड करेंगे, अब जब हम पी ए तक फाइंड करेंगे, अब ये जो प्लेन कौन सा है, ये वाला है, इसके x की जगह पे अब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे ना, तो ये हमारे पास डिस्टेंस बन जाएगा। इसके x की जगह पे ये वाला पॉइंट पुट करेंगे, ठीक है, इसके y की जगह पे हमने ये वाला पॉइंट पुट करना है, इसके z की जगह पे हमने ये वाला पॉइंट पुट करना है, और d की जगह पे हमारे पास d ही आएगा। मैं इसको लिखता हूँ जी, 2x1 + y1 + 2z1 - 5 ओवर a² + b² + c²। अब a² + b² + c² वो कौन से हैं, वो ये है, ये a है, ये इसके साथ कोएफिशिएंट जो v और इसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो c। तो उसके बाद हमारे पास आएगा, यानी ये और ये कोएफिशिएंट के a² वाले होंगे, तो हमारे पास आ जाएगा इसका √ इज़ इक्वल टू, अब इस प्लेन के लिए लिखेंगे 3x1 + 2y1 - 6z1 + 1 ओवर 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + -6 का स्क्वायर, इसका हमारे पास आ जाएगा √ आ जाएगा। इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका भी डिटरमिनेंट लेते हैं, 2x1 + y1 + 2z - 5 ओवर, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 + 4 8 8 + 1 9 9 का √ आ जाएगा। 9 का √ अगर ख़त्म करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। इस साइड पे हमारे पास आएगा, जब इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो आपके पास दो वैल्यूज़ आएंगी प्लस माइनस वाली, तो प्लस माइनस वाली दो ले लेते हैं, और साथ हमारे पास आ जाएगा 3x1 + 2y1 - 6z + 1 ओवर 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आएगा, 9 + 4 आपके पास ये 36 आपका 49 बन जाएगा। 49 का √ लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब ये आपके पास दो प्लस वाला माइनस वाला, एक दफ़ा प्लस वाला लेके सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा माइनस वाला लेके सॉल्व करेंगे। हमने दोनों को लिख लिया, एक दफ़ा प्लस वाली लिख ली, एक दफ़ा माइनस वाली लिख ली है। तो पहले माइनस वाली सॉल्व करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 14x1 + 7y1 + 14z1 - 35 इज़ इक्वल टू।
अब ये माइनस के भी अंदर मल्टीप्लाई करना है और इस 3 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आ जाएगा -9x1 -6y1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको नीचे लिख देता हूँ मैं, प्लस 18z1 -3। अब x1 वाली को एक साइड पे कर लें, y1 वाली को और z1 और कांस्टेंट से बहुत सारी इकट्ठी आपस में प्लस माइनस कर लेते हैं, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा -9x इधर आगे प्लस 9x हो गया, -6y1 इधर आगे प्लस 6y1 हो गया और प्लस 18z1 इधर आके -18z1 हो गया और 35 इधर आके 3 इधर आके +3 हो गया। तो अब क्या काम करना है, इनको प्लस माइनस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे 23 आ जाएगा, 7 + 6 13, 14 -18 तो -4 आ जाएगा और -35 + 3 को करेंगे तो आपके पास -32 आ जाएगा। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी जिसको वो बाइसेक्ट कर रहा है। अब हमने प्लस वाला सॉल्व करना है, तो प्लस वाले को भी इसी तरह सॉल्व करेंगे, तो इस साइड पे हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। जब 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 14x1 + 7y1 + 14z1 -35 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू वही आएगी इस तरह की, लेकिन साथ माइनस नहीं आएगा, तो आपके पास आ जाएगा 9x1 + 6y1 -18z1 + 3 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इनको बिठा के चले आए तो आपके पास आ जाएगा 14x1 -9x1 + 7y1 -6y1 + 14z1 + 18z1 -35 -3 इज़ इक्वल टू 0। तो ये रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा 5x + y + 32z1, तो ये आपके पास आ जाएगा -38। तो ये दो आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी वो आपके पास आ गई। तो ये हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले एक फार्मूला है, एंगल, अगर दो प्लेन के दरमियान एंगल फाइंड करना हो तो वो फार्मूला बराबर होता है जी cos थीटा बराबर है n1.n2 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2। यानी आपके पास दो प्लेन हैं, दो प्लेन आपस में एक दूसरे के साथ बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो बाइसेक्ट करने के बाद ये जो उनके ऊपर जो नॉर्मल होंगे दोनों के, एक प्लेन का नॉर्मल n1 दूसरे का n2, दोनों का वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ओवर उनकी मैग्नीट्यूड को डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास है फार्मूला जो होगा उनका दरमियान जो एंगल होगा उसको फाइंड करने के लिए यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, कहता है जी ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स 3x - 4y + 5z = 0 एंड 2x - y - 2z = 5 टू नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस फाइंड मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन देम। कहता है कि आपको प्लेन्स की फॉर्म दी गई हैं, इनको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करें। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर आप इनके दरमियान जो एंगल है वो आपने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो गिवन डाटा वो लिख लिया, दो हमें प्लेन की इक्वेशन दी गई, दोनों लिख ली हैं। अब एक प्लेन P1 है, दूसरा प्लेन P2 है, तो P1 प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो n1 होगा और P2 का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो n2 होगा। हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, हमने इन दोनों के दरमियान एंगल फाइंड करना है। एंगल फाइंड करने का फार्मूला ये क्या होता है जी, cos थीटा बराबर होता है n1 वेक्टर n2 वेक्टर ओवर दोनों की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। अब इससे पहले हमने क्या काम करना है, इससे पहले हमने नॉर्मल फॉर्म बनानी है इनकी प्लेन 1 की। तो नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए n1 की यानी प्लेन 1 की नॉर्मल फॉर्म क्या होगी, n1 आपके पास हो जाएगा, यानी नॉर्मल फॉर्म अगर आप लिखें इसकी प्लेन 1 की P1 कर लें, ये आपके पास आ जाएगा n1 वेक्टर ओवर इसकी मैग्नीट्यूड। नॉर्मल फॉर्म ऑफ n2 का वेक्टर ओवर n2 की मैग्नीट्यूड। तो ये आप जैसा यूनिट वेक्टर निकालते हैं उसी तरह इनकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ डायरेक्ट।
तो ये हमने n1 वेक्टर लिख लिया, इसकी मैग्नीट्यूड निकाल ली, मैग्नीट्यूड निकाल के n1 की मैग्नीट्यूड आ गई हमारे पास 5√2। इसी तरह n2 वेक्टर लिखा, इसकी मैग्नीट्यूड निकाल ली, इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गई है 3। तो ये तो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म हो गई है एक की, और दूसरे की निकालने के लिए यानी मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गई इनकी। अब नॉर्मल फॉर्म निकालने के लिए ये चीज़ यूज़ करेंगे, तो दोनों की अलग-अलग से नॉर्मल फॉर्म निकालेंगे, और इसके बाद फिर एंगल इनका फाइंड करेंगे। प्लेन वन की नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी हमारे पास 3x/5√2 -4y/5√2 प्लस 5z/5√2 = 0। इसी तरह दूसरे की हमारे पास आ जाएगी नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी 2/3x - y/3 -2/3z = -5। अब हमने क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है cos थीटा। n1 क्या हमारे पास, n1 हमारे पास है 3i - 4j + 5k। n2 हमारे पास है 2i - j - 2k ओवर n1 की मैग्नीट्यूड हमारे पास है 5 और n2 की मैग्नीट्यूड हमारे पास है 3। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस प्लस 4 -10 ओवर हमारे पास आ जाएगा 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15√2। cos थीटा हमारे पास आ जाएगा, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 10 - 10/5√2। तो ये हमारे पास आ जाएगा cos थीटा = 0, थीटा = आ जाएगा cos इनवर्स 0, तो थीटा हमारे पास आ जाएगा π/2। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये चीज़ थी। अब यहाँ पे हमने एक ये जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ना इसके साथ, तो ये जो राइट साइड पे इस साइड पे 0 था ना, 0 के साथ डिवाइड हो गया वो 0 हो गया, लेकिन इस साइड में -5 था, तो ये -5 के नीचे भी 3 आएगा। ये पॉइंट ध्यान में रख लें।